Hello everyone. Good morning to all of you. Hope your preparation is going well. So from today's class we are going to start with a new chapter that is line balancing. तो सबसे पहले तो हमारा टारगेट होगा कि सर ये लाइन क्या होता है, व्हाट डज दिस लाइन मीन्स, और फिर हम बात करेंगे कि लाइन बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है. देखो, लाइन का इधर इस चैप्टर में मतलब है हमारा प्रोडक्शन लाइन या फिर असेंबली लाइन. प्रोडक्शन लाइन या असेंबली लाइन का मतलब क्या होता है? एक वो प्रोसेस, एक वो लाइन जिसमें हमारा प्रोडक्शन कंटिन्यू करता है. फॉर एग्जांपल, अगर मेरी एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग की फर्म है तो होगा क्या, सबसे पहले मैंने पैटर्न बनाया, पैटर्न के बाद कटिंग करी, कटिंग के बाद स्टिचिंग करी, स्टिचिंग के बाद आयरन करके पैकेजिंग कर दी. तो ये लाइन, ये प्रोसेस मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा प्रोडक्शन लाइन. ठीक, तो अ प्रोडक्शन लाइन और असेंबली लाइन is a set of machinery or workers that are arranged to carry out the necessary operations. तो प्रोडक्शन लाइन और असेंबली लाइन क्या हो गया कि एक वे और एक मेथड या एक प्रोसेस जो चल रहा है जिससे हमारा प्रोडक्शन होगा. अब जरूरी नहीं है कि हमारी प्रोडक्शन लाइन एक सिंगल लाइन हो, वो मल्टीपल लाइंस भी हो सकती है जो आगे जाके क्लब करें, या बहुत सारी लाइंस, छोटी लाइन भी हो सकती है, बड़ी लाइन भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. देखो, जैसे एक बड़ी लाइन का एग्जांपल ले लेते हैं. ये मैंने एक एग्जांपल उठाया जिसमें एक कार मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है. तो उसमें क्या मल्टीपल लाइंस चल रही हैं कि मान लो सीट्स अलग से बन रही हैं, फिर असेंबल होकर फाइनल आउटपुट में जुड़ रही हैं. डोर्स अलग से बन रहे हैं, डोर्स अलग से बन के एंड में जुड़ रहे हैं. व्हील्स अलग से बन रहे हैं, टायर्स अलग से बन रहे हैं. मतलब एक प्रोसेस, व्हील्स से टायर्स, टायर से एक व्हील बैलेंसिंग चेक हुई, फिर व्हील्स ऐड हो गए. तो मतलब देयर आर सो मैनी वेज जिससे एक प्रोडक्शन लाइन या फिर असेंबली लाइन को डिफाइन किया जा सकता है, या हो सकती है अलग अलग प्रोसेस की, अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग प्रोडक्शन लाइन होती है. हमारा टारगेट आज की क्लास में क्या है? हमारा टारगेट है लाइन को बैलेंस करना. लाइन को बैलेंस करना मतलब क्या हो गया? लाइन को बैलेंस करने का मतलब हो गया जो भी टास्क हैं, अगर मैं बोलूँ ये सारे टास्क हैं, मैंने इनको क्या बोला, इनको टास्क बोला कि भाई एक हमारा टास्क है कि पैटर्न बनाना है, एक हमारा टास्क है कटिंग करनी है, एक हमारा टास्क है स्टिचिंग करनी है, एक हमारा टास्क है आयरनिंग करनी है, एक हमारा टास्क है पैकेजिंग करनी है. देखो, इस एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू रखूंगा पूरी क्लास में ताकि हम इसको समझ सकें. तो ये डिफरेंट डिफरेंट टास्क हो गए. जैसे प्रीवियस वाले में टास्क क्या थे कि भाई इंजन को देखना है, इंजन की ट्रांसमिशन को देखना है, फैन को देखना है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट टास्क हो गए. अब हमारा लाइन बैलेंसिंग में मतलब क्या है कि इन टास्क को डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्टेशंस में डिवाइड करना. तो लाइन बैलेंसिंग क्या है कि जो भी हमारी प्रोडक्शन लाइन है, असेंबली लाइन है, उसको डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्टेशंस में डिस्ट्रीब्यूट करना. सर ये वर्क स्टेशंस क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल ले लो, ध्यान से सुनना. मान लो यही मेरी फैक्ट्री है, मैंने क्या करा, 5 वर्कर्स एम्प्लॉय कर लिए, 5 वर्कर्स एम्प्लॉय कर लिए, और पांचों को मैंने काम दे दिया कि भाई एक बंदा पैटर्न मेकिंग करेगा, एक बंदा कटिंग करेगा, एक बंदा स्टिचिंग करेगा, एक बंदा आयरनिंग करेगा, एक बंदा पैकेजिंग करेगा. तो यहाँ पे क्या करा मैंने, ये मेरे वर्क स्टेशन हो गए. जोन सी जगह पे ये बैठे, ये मेरा एक वर्क स्टेशन हो गया, ये दूसरा वर्क स्टेशन हो गया, ये तीसरा वर्क स्टेशन हो गया, ये चौथा वर्क स्टेशन हो गया, ये पांचवा वर्क स्टेशन हो गया. तो मतलब ये मैंने इन वर्क स्टेशंस को काम डिवाइड करा, डिस्ट्रीब्यूट करा कि हाँ भाई तुम पैटर्न मेकिंग करोगे, तुम कटिंग करोगे, तुम स्टिचिंग करोगे, तुम आयरनिंग करोगे, तुम पैकेजिंग करोगे. तो ये क्या करा मैंने, काम को, वर्क को, टास्क को डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग दी वर्क स्टेशंस. ठीक है, तो इधर हमारे कितने वर्क स्टेशन हो गए? 5 वर्क स्टेशन हो गए. वर्क स्टेशन नंबर 1, वर्क स्टेशन नंबर 2, वर्क स्टेशन नंबर 3, वर्क स्टेशन नंबर 4, वर्क स्टेशन नंबर 5. तो लाइन बैलेंसिंग क्या है? एक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट टास्क अमंग दी वर्क स्टेशंस. अब ये सर आप कहोगे ये तो इजी सा काम है कि भाई पांचों को एक एक काम दे दिया. अब जरूरी थोड़ा है कि हम 5 डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्टेशन बनाए. हम क्या कर सकते थे कि मैंने 3 वर्कर्स हायर करे, 3 वर्कर्स हायर करे. पहले वर्कर को बोला कि तुम पैटर्न मेकिंग और कटिंग करोगे, तो मैंने एक वर्क स्टेशन इसका बनाया. एक वर्क स्टेशन बना दिया स्टिचिंग का, लेट सपोज एक बना दिया आयरनिंग और पैकेजिंग का. तो मैंने 3 वर्क स्टेशन बना दिए. या मेरे पास और टेक्निक्स क्या हो सकती थी, मैंने पैटर्न मेकिंग का एक ही रखा, कटिंग और स्टिचिंग का एक रख दिया, आयरनिंग और पैकेजिंग का रख दिया.
या मैंने क्या कर सकता था, यही पैटर्न और कटिंग का कर दिया, इन तीनों के अलग अलग कर दिए, ठीक है ना। तो वर्क स्टेशंस डिफाइंड करना यही टास्क है लाइन बैलेंसिंग में, कि कितने वर्क स्टेशंस होने चाहिए, कैसे पता चलेगा। अब जरूरी नहीं है कि हर एक वर्क स्टेशन में एक ही एम्प्लॉय रखना है, उसमें हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी रख सकते हैं कि भाई एक ही वर्क स्टेशन में 2 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है वर्क स्टेशन का मतलब कि एक ही एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, उसमें एक या एक से ज्यादा भी वर्क हो सकते हैं। तो लेट्स सपोज हमने स्टिचिंग में 4 एम्प्लॉयज बिठाए हुए हैं एक वर्क स्टेशन में। सिंपल सा मतलब समझ आ गया कि लाइन बैलेंसिंग क्या है, जो भी प्रोडक्शन लाइन के टास्क हैं उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग डिफरेंट वर्क स्टेशंस, ठीक है। और यही हमारी आज की चैप्टर का और इस क्लास का टारगेट है कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें टास्क को डिफरेंट वर्क स्टेशन के अंदर। तो चैप्टर के एंड में आते आते हम सीख जाएंगे कि हाँ भाई वर्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो लाइन बैलेंसिंग क्या है, इट इज अ जॉब डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस द वर्क स्टेशन सो दैट डिमांड रफली इक्वल्स अमाउंट द टाइम। देखो अभी तक हमने क्या बात करी, सिर्फ काम बांटने की। अब काम बांटते हुए हमें ध्यान रखना है कि जो टाइम लग रहा है वो इक्वल लगे हर एक वर्क स्टेशन पे। देखो जब हमने प्रीवियसली बात करी थी पैटर्न मेकिंग की, अगर जब ये पैटर्न मेकिंग बन जाएगी तभी वो कटिंग के पास जाएगी, कटिंग वाली तभी वो स्टिचिंग के पास जाएगी, स्टिचिंग वाली तभी आयरनिंग के पास जाएगी, तभी पैकेजिंग के पास जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 वर्क स्टेशन बनाए। पहला वर्क स्टेशन बनाया मैंने पैटर्न मेकिंग और कटिंग का। अब मैंने नीचे टाइम भी दे दिया है कि लेट्स सपोज पैटर्न मेकिंग में 2 मिनट्स लगते हैं, कटिंग में 5 मिनट्स लगते हैं, स्टिचिंग में 7 मिनट्स लगते हैं, आयरनिंग में 3 मिनट्स लगते हैं और पैकेजिंग में 4 मिनट्स लगते हैं। अब मैंने वर्क स्टेशन बनाए, एक वर्क स्टेशन बनाया मैंने पैटर्न मेकिंग और कटिंग का, दूसरा वर्क स्टेशन बनाया मैंने स्टिचिंग का, और तीसरा वर्क स्टेशन बनाया मैंने आयरनिंग एंड पैकेजिंग का। अब ध्यान से देखना हुआ क्या, टोटल टाइम इस वर्क स्टेशन को कितना लगेगा, 7 मिनट्स। 7 मिनट्स बाद, हर एक 7 मिनट्स बाद ये शर्ट दे देगा स्टिचिंग डिपार्टमेंट को, सेकेंड वर्क स्टेशन को, राइट। तो ये भी 7 मिनट्स लेगा, और हर एक 7 मिनट बाद ये शर्ट ट्रांसफर कर देगा वर्क स्टेशन नंबर 3 को, जहां पे वो आयरनिंग और पैकेजिंग करेंगे। तो मतलब हुआ क्या, हर 7 मिनट बाद मेरी एक शर्ट बनके तैयार हो जाएगी। और टास्क क्या है लाइन बैलेंसिंग का, मेरे माइंड में आइडिया क्या आएगा कि जब मैं लाइन बैलेंसिंग कर रहा हूँ कि जो हमारा टाइम है कि जितने में एक शर्ट मैन्युफैक्चर हो रही है वो रिड्यूस हो जाए, कोई भी वर्क स्टेशन खाली ना बैठे। देखो जैसे ही 7 मिनट्स एंड होंगे तो 7 मिनट्स बाद ये वाला डिपार्टमेंट इसे एक नई शर्ट दे देगा स्टिच करने के लिए। जैसे ही इसके 7 मिनट्स एंड होंगे वर्क स्टेशन नंबर 2 वर्क स्टेशन नंबर 3 को एक नई शर्ट दे देगा स्टिच करने के लिए, ठीक है। तो हमें लाइन बैलेंसिंग मतलब काम को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है वर्क स्टेशन में कि कोई भी वर्क स्टेशन खाली ना बैठे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ऐसे बैलेंस ना करके मतलब लाइन बैलेंसिंग ना करता और अलग वे में डिपार्टमेंट्स बनाता, कि मान लो मैंने एक डिपार्टमेंट बनाया पैटर्न मेकिंग का, सेकेंड डिपार्टमेंट बनाया कटिंग का, या लेट्स सपोज स्टिचिंग साथ ले लिया हमने, कटिंग और स्टिचिंग का, और थर्ड डिपार्टमेंट बनाया हमने आयरनिंग और पैकेजिंग का। मुझे एक बात बताना, हर 2 मिनट बाद ये एक शर्ट इसे ट्रांसफर करेंगे। जब इसके बाद शर्ट आई टोटल मिनट्स कितने लेंगे, ये 12 मिनट्स। अब ध्यान से देखना, और ये टोटल मिनट्स कितने ले रहे हैं, 7 मिनट्स। हर 12 मिनट बाद इसके पास शर्ट आती है, इस वर्क स्टेशन के पास हर 12 मिनट बाद शर्ट आती है। अब जब 12 मिनट्स बाद शर्ट आती है तो ये तो 7 मिनट्स में अपना काम खत्म करके आगे दे देता है शर्ट, बाकी के बचे हुए 5 मिनट्स, बाकी के बचे मिनट्स 5 मिनट से वर्क स्टेशन खाली बैठा रहता है। तो मतलब हमने लाइन बैलेंसिंग गलत करी, समझ आया। लाइन बैलेंसिंग में प्रॉब्लम क्या है, जब मैं वर्क स्टेशन बना रहा था तो हमें ऐसा डिफाइन करना है कि कोई भी वर्क स्टेशन खाली ना बैठे, आइडल टाइम ना हो, या हम कुछ ऐसा टारगेट करना है कि मिनिमम आइडल टाइम हो। अब हर 2 मिनट बाद ये शर्ट तो दे रहा है, मान लो ये वर्क भी कर रहा है 12 मिनट, लेकिन जब इसको मिल रही है तो ये 5 मिनट तक खाली बैठ रहा है, क्योंकि लेट्स सपोज वर्क स्टेशन 3 के पास शर्ट आई, अब उसके पास नेक्स्ट शर्ट जो आएगी वो 12 मिनट्स के बाद आएगी। जो अभी शर्ट आई उसे वो 7 मिनट्स में प्रिपेयर करेगा और आगे दे देगा, मतलब आयरनिंग करेगा और पैकेजिंग करेगा और आगे दे देगा। तो रिमेनिंग के 5 मिनट्स वो खाली बैठा, आइडल बैठा। तो मतलब हमने जो लाइन बैलेंसिंग करी है वो गलत करी है। तो हमारा टारगेट क्या होता है लाइन बैलेंसिंग का, कि मिनिमाइज किया जा सके आइडल टाइम जो भी वर्क लाइन में है। और जब भी अनबैलेंस्ड होगा उससे होगा क्या,
हमारा इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा लेबर और इक्विपमेंट का, क्योंकि 5 मिनट जब ये खाली बैठेंगे तो वो लेबर फ्री बैठेगी, वो मशीन्स खाली होंगी, तो वो क्या हो रहा है, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो एक बेस्ट क्या रहता, एक सेकंड, बेस्ट क्या रहता, मैं ये दोनों डिपार्टमेंट बनाता, मतलब एक वर्क स्टेशन ये बनाया मैंने, एक ये बनाया और एक ये बनाया। अब हो क्या रहा है, पहले में भी 7 मिनट लग रहे हैं, दूसरे में भी 7 मिनट मिल रहे हैं, तीसरे में भी 7 मिनट लग रहे हैं। तो मतलब 7 मिनट्स के बाद जब वर्क स्टेशन नंबर 1 सामान ट्रांसफर करेगा वर्क स्टेशन नंबर 2 को, फिर वर्क स्टेशन नंबर 2 वर्क करेगा, फिर 3 को ट्रांसफर करेगा। इसमें होगा क्या, जैसे ही 3 का काम कंप्लीट होगा, वर्क स्टेशन 2 से उसके लिए एक नई शर्ट रेडी होगी आयरनिंग और पैकेजिंग के लिए। जैसे ही वर्क स्टेशन नंबर 2 का काम खाली होगा, वर्क स्टेशन नंबर 1 से एक सामान, एक प्रोडक्ट कटिंग करी हुई शर्ट ऑलरेडी उसके पास अवेलेबल होगी स्टिच करने के लिए। इससे होगा क्या, आइडल टाइम 0 हो जाएगा। देखो देखने में इजी लग रहा है लाइन बैलेंसिंग करना कि हाँ सर हम डिफाइन कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या, सोचो जब बड़ी बड़ी प्रोडक्शन लाइंस होती होंगी, ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल ले रखा है तुम्हें समझाने के लिए। जैसे भी मैंने पिछला डायग्राम दिखाया था, ये पूरी कार मैन्युफैक्चर हो रही है, तो उसमें डिफाइन करना कि कितने वर्क स्टेशन होंगे, कितना डिफिकल्ट टास्क है। फिर हर एक टास्क को उसके टाइम पे डिटरमाइन करना। अभी हम बेसिक मतलब समझ रहे हैं लाइन बैलेंसिंग का। तो लाइन बैलेंसिंग क्या है, रिवाइज करते हैं। लाइन बैलेंसिंग क्या है कि टास्क को वर्क स्टेशंस में डिवाइड करना। अब जब वर्क स्टेशंस में डिवाइड करेंगे तो हमारे माइंड में क्या चल रहा होगा, माइंड में चल रहा होगा कि हमारा जो आइडल टाइम है वो मिनिमाइज हो सके या फिर अल्टीमेटली 0 तक आ सके। तो हमें वर्क स्टेशंस का टास्क ऐसे डिवाइड, मतलब ऐसे टास्क एलोकेट करने उन्हें कि जो टाइम है, आइडल टाइम है, वो 0 हो सके या मिनिमाइज हो सके, क्योंकि कभी कभार ऐसा पॉसिबल होगा 0 हो नहीं सकता होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आयरनिंग करने में 4 मिनट्स लगते होते, आयरनिंग करने में 4 मिनट्स लगते होते, तो इस डिपार्टमेंट का टोटल टाइम होता था 8 मिनट्स। तो इस टाइम में क्या हो जाता कि हर 7 मिनट्स बाद उसके बाद शर्ट आती है, 7 मिनट्स बाद जब शर्ट आती है, या मान लो इसका हो जाता 2 मिनट्स, एक बार 2 मिनट्स लेके देखते हैं, 2 मिनट्स, तो टोटल टाइम कितना हो जाता, 6 मिनट्स। ध्यान से सुनना। तो होता क्या, हर 7 मिनट बाद शर्ट आती है, वो 6 मिनट में कंप्लीट करता, 1 मिनट फ्री बैठ जाता। ठीक है, तो यहां से आइडल टाइम क्या आ जाता, 1 मिनट का आ जाता। अगर 8 हो जाता वो पहले वाला, मतलब अगर पहले वाला केस लेते टोटल टाइम 8, तो ये लाइन बैलेंस के पास इन्वेंट्री इकट्ठी होनी शुरू हो जाती। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अगर किसी का काम ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने सिर्फ 5 अलग अलग वर्क स्टेशन बना दिए, 5 अलग अलग वर्क स्टेशन बना दिए कि लेट सपोज सब अलग अलग काम करेंगे। अब ये तो हर एक 2 मिनट बाद शर्ट दे रहा है इसे, ये लेकिन 5 मिनट लगा रहा है एक शर्ट को कट करने में। तो इससे हो क्या रहा है, यहाँ पे पैटर्न बनी हुई शर्ट्स का इन्वेंट्री इकट्ठी होनी शुरू हो रही है। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है। फिर ये 7 मिनट्स तो लगा रहा है, तो यहां पे भी इन्वेंट्री इकट्ठी होनी शुरू हो रही है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अब 7 मिनट्स में शर्ट आ रही है, यहां पे आइडल टाइम बच रहा है 4 मिनट्स का, कि भाई शर्ट स्टिच होकर जैसे ही आती है वो तो 3 मिनट में आयरन कर देते हैं, लेकिन 4 मिनट्स उसके वेस्ट जाते हैं। तो एक एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस डिफाइन करने, भाई 5 वर्क स्टेशंस रखूं, 2 वर्क स्टेशंस रखूं, एक ही वर्क स्टेशन रखूं। एक वर्क स्टेशन क्या कि मैंने एक ही बंदा हायर करा, पांचों के पांचों काम उसी को दे दिए। एक बंदा हायर करा और पांचों के पांचों काम वही कर रहा है। तो मतलब एक वर्क स्टेशन भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, मैक्सिमम 5 भी रख सकते हैं। तो यही चीज़ें डिफाइन करना, यही सीखना है हमें आज की क्लास में। समझ आ गया बेसिकली लाइन बैलेंसिंग है क्या। अब पहले हम सीखते हैं कि भाई जब लाइन बैलेंसिंग कर रहे होते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं मैनेजर को। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय मैनेजर व्हाइल लाइन बैलेंसिंग। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, डिफिकल्टी ऑफ फॉर्मिंग टास्क बंडल्स। क्योंकि हर एक टास्क का जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है। अभी पिछले एग्जांपल में तो हम इजीली 3 वर्क स्टेशंस डिफाइन कर पा रहे थे। लेट सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, हमारे 5 टास्क हैं, ए टास्क, बी टास्क, सी टास्क, डी टास्क, ई टास्क। टास्क क्या हो गया, मतलब मान लो कुछ प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें 5 काम होने हैं, ए बी सी डी ई, मैंने नाम दे दिए। जैसे हमारे पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या था कि मेकिंग हो रही थी, फिर कटिंग हो रही थी, स्टिचिंग हो रही थी, ऐसे 5 टास्क हो रहे थे। अब मान लो पहले टास्क में टाइम लगता है 3 मिनट्स का, दूसरे में लगता है लेट सपोज 5 मिनट्स का, तीसरे में लगता है लेट सपोज 4 मिनट्स का, चौथे में लगता है 1 मिनट का, और 5वें में लगता है 7 मिनट्स का। अब इस केस में क्या होगा कि कितने मतलब टास्क के टाइम्स बिल्कुल अनइवन से हैं, तो हम इन्हें क्लब नहीं कर सकते, वर्क स्टेशंस को क्लब नहीं कर सकते। ये लेट सपोज मैंने बनाया, पहला वर्क स्टेशन को ये काम दिया तो 8 मिनट्स इसके हो गए,
फिर इसको ये दे दिया तो 5 मिनट्स इसके हो गए, फिर 7 मिनट्स हो गए। तो मतलब पॉसिबल नहीं हो रहा कि हम आइडल टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इस केस में सिर्फ हम आइडल टाइम को मिनिमाइज कर सकते हैं। समझ आया? वरना मैं एक चीज और क्या कर सकता था, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, एक सेकेंड, ये दोनों टाइम जोड़ दिए, मतलब एक वर्क स्टेशन में काम दे दिया ए वाला और सी वाला, और दूसरे वर्क स्टेशन में काम दे दिया बी वाला और डी वाला। तो इधर से क्या हुआ, वर्क स्टेशन नंबर 1 को कितना टाइम लग रहा है 7 मिनट्स, वर्क स्टेशन नंबर 2 को कितना लग रहा है 6 मिनट्स, वर्क स्टेशन नंबर 3 और इसको तीसरे को रख दे दिया 7 मिनट्स। इससे अब आइडल टाइम क्या हो गया मेरा, रिड्यूस हो गया, सिर्फ 1 मिनट का एक वर्क स्टेशन में आइडल टाइम है। तो होता क्या है कि जब हम टास्क को बंडल करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि सबका टाइम मैच हो जाए। जैसे अभी पिछले केस में टाइम मैच हो रहा था, मैच कहाँ हो रहा था सर, ये देखो पहले 2 मिनट हमने जोड़े, मतलब अगर इन दोनों का वर्क स्टेशन बनाया था 7 मिनट्स, इसका एक वर्क स्टेशन बना दिया 7 मिनट्स, इसका एक वर्क स्टेशन बना दिया 7 मिनट्स। तो इधर टाइम को हम बैलेंस कर पा रहे हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम है, यही चैलेंज है कि हर बार और रियलिटी में लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि टास्क को हम सेम ड्यूरेशन में बैलेंस कर सकें। कहीं ना कहीं आइडल टाइम आ जाएगा, बट हमारे माइंड में टारगेट क्या है, ऐसे टास्क को क्लब करना है कि आइडल टाइम मिनिमाइज हो सके, मतलब कोई ऐसा और ऑप्शन ना हो कि जिससे और आइडल टाइम कम बने। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास नॉट विजिबल टू कंबाइन सर्टेन एक्टिविटीज इनटू सेम बंडल। जैसे अभी हमने बोला कि पहले वर्क को और दूसरे वर्क को कंबाइन कर देंगे, लेकिन इन रियलिटी होता क्या है, कुछ टास्क को कंबाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई कार पेंट होने आई है, अब एक ही वर्क स्टेशन को हम स्क्रबिंग और पेंटिंग का काम नहीं दे सकते। स्क्रबिंग क्या मतलब हो गया कि कार की लेट सपोज घिसाई करनी है, एक ही वर्क स्टेशन को हम स्क्रबिंग और पेंटिंग का काम नहीं दे सकते। सर क्यों नहीं दे सकते, को स्क्रबिंग करेंगे जब कार की तो उससे धूल मिट्टी उड़ेगी, और उसी वर्क स्टेशन में अगर पेंटिंग भी हो रही होगी स्क्रबिंग के बाद तो होगा क्या, पेंट के साथ धूल मिट्टी दोबारा चिपक जाएगी कार के ऊपर। राइट और रॉन्ग? फॉर एग्जाम्पल कार पेंटिंग का वर्क आया जिसमें पहला टास्क है स्क्रबिंग का, दूसरा लेट सपोज डेंट रिमूविंग का, और लेट सपोज तीसरा पेंटिंग का। अब हम इन दोनों टास्क को कंबाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर स्क्रबिंग के साथ साथ अगर हम पेंटिंग वाला वर्क स्टेशन, मतलब एक ही डिपार्टमेंट को स्क्रबिंग और पेंटिंग दे देंगे तो उससे होगा क्या, वो स्क्रब कर रहे हैं उससे धूल मिट्टी उड़ रही है एनवायरमेंट में, और सेम टाइम पे पेंट कर रहे हैं तो धूल मिट्टी चिपक रही है कार पे ऊपर। ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिनको हम एक ही बंडल में या एक ही वर्क स्टेशन में क्लब नहीं कर सकते। तो ये सेकंड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मैनेजर को। फिर तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि हर एक टास्क को करने के लिए डिफरेंट स्किल्स रिक्वायर होते हैं, और जरूरी नहीं होता कि वर्कर्स के पास सेम लेवल ऑफ स्किल रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पिछले वाले में पैटर्न मेकिंग और कटिंग को कंबाइन कर दिया, लेकिन क्या जो हमने वर्क स्टेशन पे वर्कर बैठाया है क्या उसे पैटर्न मेकिंग और कटिंग दोनों आती है? क्या वो दोनों में एक्सपर्ट है? क्या पता जो पैटर्न मेकिंग में एक्सपर्ट हो कटिंग में एक्सपर्ट ना हो। तो तीसरा चैलेंज ये फेस करना पड़ता है, क्लब से पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या जो वर्कर्स हैं वो दोनों टास्क या फिर तीनों टास्क, मतलब जितने भी टास्क उस वर्क स्टेशन को अलॉट हो रहे हैं क्या वो कर सकते हैं कंप्लीट या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ेंगे कि अब हो क्या जाता है, प्रॉपरली इम्बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। कैसे इम्बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, ध्यान से सुनना। टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट आ जाती है, जैसे अभी मैंने बात करी कार वॉशिंग के लिए जा रही है तो पहले स्क्रबिंग होगा, फिर राइजिंग होगा, फिर ड्राइंग होगा। मुझे एक बात बताओ, लेट सपोज स्क्रबिंग में लग रहे हैं 2 मिनट्स, राइजिंग में लग रहे हैं 4 मिनट्स और ड्राइंग में लग रहे हैं 2 मिनट्स। अगर मैं तुम्हें लॉजिकली बोलूं तो क्लब क्या होगा कि मैंने इस डिपार्टमेंट को, मतलब इस टास्क को इस डिपार्टमेंट को, मतलब इन दोनों का एक वर्क स्टेशन बना दिया, इन दोनों का एक वर्क स्टेशन बना दिया और एक वर्क स्टेशन इसका बना दिया। तो इससे हो क्या रहा है, वर्क स्टेशन नंबर 1 के भी 4 मिनट्स लग रहे हैं और वर्क स्टेशन नंबर 2 के भी 4 मिनट्स लग रहे हैं, तो टाइम इक्वल हो गया, आइडल टाइम 0 हो गया। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे सर, प्रॉब्लम ये है कि जब स्क्रबिंग के बाद जब तक राइजिंग नहीं होगी तो उससे पहले ड्राइंग नहीं कर सकते हम कार वॉश के केस में, है ना। पहले स्क्रब करने के बाद राइजिंग होगी तभी ड्राइंग होगी,
ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से हर एक टास्क को कंबाइन कर दें, तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई टास्क किस सीक्वेंस में फॉलो हो सकता है। तो ये एक और चैलेंज है जो फेस करना पड़ता है मैनेजर को, कि वो ऐसे रेंडमली सिर्फ टाइम देख के ही क्लब नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने वापसी वाले एग्जाम्पल में जाऊँ, मान लो मैंने कंबाइन कर दिया पैटर्न मेकिंग और आयरनिंग, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि पैटर्न मेकिंग से पहले जब तक कटिंग नहीं होगी, स्टिचिंग नहीं होगी, आयरनिंग करने का फायदा ही नहीं है। पैटर्न मेकिंग के साथ आयरनिंग करने का, मैंने शर्ट को आयरन कर दिया लेकिन कट करते वक्त वो फिर स्क्रम्बल हो जाएगी, वो फिर मुचड़ जाएगी। तो पैटर्न मेकिंग के साथ मैं कभी आयरनिंग को क्लब ही नहीं कर सकता। ठीक है, समझ आ रहा है? ये प्रॉब्लम एक और है कि भाई टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट्स भी आ जाते हैं। फिर प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस क्या है कि कभी कभार जो टाइमिंग्स हमने लिखे हैं, ये जो टाइमिंग्स हमने लिखे हैं, अगर लेट्स सपोज मैंने 3 वर्क स्टेशन बना दिए, अगर कोई भी एक वर्क स्टेशन में कोई भी एम्प्लॉय एब्सेंट हो गया तो उसके टाइमिंग्स इंक्रीज कर जाएंगे, तो उससे बाकी वर्क स्टेशन काम नहीं कर पाएंगे। या मान लो ये वर्क स्टेशन हमेशा लॉजिकली या फिर इफेक्टिवली तो 4 मिनट्स लेना चाहिए, मतलब अगर रैशनल टाइम जो है वो 4 मिनट्स का है, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, एम्प्लॉयज़ बोर हो जाते हैं या फिर फैटीग फील करते हैं या फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाते टास्क को पे, तो होने क्या लगा भाई, वो 6 मिनट्स लेने लग गया। नॉर्मली 4 मिनट्स लगते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, फैटीगनेस के कारण, बोर होने के कारण या फिर कंसंट्रेट ना करने के कारण ये वर्क स्टेशन 6 मिनट्स लेने लग गया। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, जो नेक्स्ट वर्क स्टेशन है उसमें भी डिले आ जाएगा। ठीक है, दीज आर चैलेंजेस या पॉइंट्स जो एक मैनेजर को माइंड में रखने होते हैं जब वो लाइन को बैलेंस कर रहा होता है, या फिर मैं बोलूं जब वो टास्क को एलोकेट कर रहा होता है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है वर्क स्टेशंस में। ठीक है, अब हम कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। तो सर फिर कैसे डिसाइड किया जाए कितने वर्क स्टेशन होने चाहिए? तो सबसे पहला प्रॉब्लम आते हैं हमारी, कितने वर्क स्टेशन होना चाहिए, ये कैसे डिफाइन किया जाए? तो उसी की तरफ जा रहे हैं अब हम। सबसे पहला आता है एक कंसेप्ट साइकिल टाइम का। साइकिल टाइम क्या होता है, ध्यान से सुनना। साइकिल टाइम का मतलब होता है कि एक जो हमारा प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज जो शर्ट मैन्युफैक्चरिंग बात करी हमने, यहां से हमने स्टार्ट किया, कितने मिनट बाद एक पूरा शर्ट बन के प्रॉपर पैक होके उस प्रोडक्शन लाइन से बाहर आ जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि मैंने 3 वर्क स्टेशन बनाए, पहला वर्क स्टेशन ये 7 मिनट्स वाला, दूसरा वर्क स्टेशन 7 मिनट्स वाला, तीसरा वर्क स्टेशन 7 मिनट्स वाला। तो मैं कह सकता हूं कि हर एक 7 मिनट्स के बाद मेरी एक शर्ट रेडी होके मिल जाएगी। तो 7 मिनट्स इज द साइकिल टाइम, क्योंकि देखो 7 मिनट्स ये लगाएगा डिपार्टमेंट, 7 मिनट्स के बाद इसको शर्ट दे देगा, 7 मिनट्स स्टिचिंग है, 7 मिनट्स बाद आयरनिंग और पैकेजिंग होगी, शर्ट बाहर। जितनी देर में इसके ये आयरनिंग और पैकेजिंग होगी उतनी देर में दूसरी 7 मिनट्स में स्टिच होके आ जाएगी, राइट? उतने में दूसरी 7 मिनट्स में स्टिच होके आ जाएगी, फिर वो उसको आयरन पैकिंग करेंगे, फिर 7 मिनट्स बाद एक, मतलब हर एक 7 मिनट्स के बाद एक शर्ट रेडी हो जाएगी। दैट इज साइकिल टाइम। तो द साइकिल टाइम is the amount of time that each workstation is given to complete its allocated task before the work moved on. ठीक है, इट इज द आउटपुट रेट ऑफ लाइन, कि मतलब एक लाइन से कितनी रेट में आउटपुट निकल रहा है। तो यहां पे जो शर्ट निकल रही है पर शर्ट कितने मिनट में निकल रही है, 7 मिनट में। दिस इज साइकिल टाइम। ठीक है, समझ आ गया? अब इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है मैक्सिमम साइकिल टाइम और मिनिमम साइकिल टाइम। मिनिमम साइकिल टाइम क्या है? मिनिमम साइकिल टाइम है कि अगर पूरी अलग अलग वर्क स्टेशन को भी हम डिफाइन कर लें, मतलब मिनिमम ऐसा क्या टाइम है शर्ट का, मतलब इस प्रोडक्शन लाइन का, कि मिनिममली इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो वो केस क्या हो गया, जैसे हमारे वाले में मान लो अगर मैंने हर एक वर्क अलग अलग बंदे को भी दे दिया, कुछ वर्क स्टेशन मतलब पांचों के लिए, पांचों टास्क के लिए अलग अलग वर्क स्टेशन बना दिए, यही मिनिमम होगा ना टास्क। तो पांचों के लिए अलग अलग वर्क बना दिए, वर्क स्टेशन बना दिए, तो तब भी बताओ मिनिमम टाइम कितना लगेगा? देखो 2 मिनट्स में हर एक बार ये शर्ट मैन्युफैक्चर करके इसको देगा, 5 मिनट्स में इसको देगा, 7 मिनट्स में इसको देगा, 3 मिनट्स में इसको देगा और ये 4 मिनट्स में बाहर निकालेगा। तो जो मिनिमम टाइम होगा वो क्या होगा, वो हमेशा बराबर होगा लॉन्गेस्ट टास्क टाइम के बराबर, मतलब जो 7 मिनट्स लग रहे होंगे उसके बराबर होगा। तो हर 7 मिनट्स के बाद ही शर्ट निकलेगी। क्यों सर? देखो हर एक 7 मिनट्स के बाद ये शर्ट देगा, जब 7 मिनट्स के बाद देगा तो आयरनिंग वाला चाहे 3 मिनट लगा रहा है, 4 मिनट तो उसके बेस जा रहे हैं, तो अगली शर्ट 7 मिनट्स के बाद ही जाएगी इसके पास भी।
चाहे वो पैकेजिंग में 4 मिनट लगा रहा है, उसके 3 मिनट वेस्ट जा रहे हैं, तो हर एक 7 मिनट्स के बाद ही एक नई शर्ट आएगी, लॉजिकली ना। फॉर एग्जाम्पल 3 टास्क हैं, ठीक है। ये आउटपुट जनरेट कर रहा है 30 यूनिट्स पर आवर, ये आउटपुट जनरेट कर रहा है 20 यूनिट्स पर आवर, और ये आउटपुट जनरेट कर रहा है 30 यूनिट्स पर आवर। जब मैंने यहां से 30 यूनिट्स भिजवाए अगले घंटे, तो अगले घंटे तो 20 यूनिट ही जाएंगे ना, ये 30 यूनिट्स को हैंडल ही नहीं कर पा रहा, तो ये 20 यूनिट्स की भेज पाएगा आगे। जब ये 20 यूनिट्स भेज पाएगा, चाहे इसकी कैपेसिटी 30 यूनिट्स पर आवर की है, इस प्रोडक्शन लाइन की मतलब इस वर्क स्टेशन की कैपेसिटी 30 यूनिट्स पर आवर की है, लेकिन उसे मिली 20 यूनिट्स पर आवर रहे हैं, तो आगे कितने भेज पाएगा? 20 यूनिट्स पर आवर। समझ आया मिनिमम साइकिल टाइम? या इस पे एग्जांपल पे वापसी आओ, अगर वो स्टिच करके शर्ट 7 मिनट्स में भेजेगा, तो हर एक 7 मिनट्स के बाद ही इसके पास नई शर्ट आएगी ना। उसमें से ये 3 मिनट में आयरन करेगा, 4 मिनट इसने आइडल टाइम लगाया, और फिर 7 मिनट्स में शर्ट भेजी, 7 मिनट्स में शर्ट भेजी, 4 मिनट्स में पैकेजिंग करी, 3 मिनट्स आइडल टाइम हुआ, मतलब हर एक 7 मिनट्स बाद ही एक नई शर्ट पहुंचेगी। ध्यान से सोचो ना। फॉर एग्जाम्पल पैकेजिंग डिपार्टमेंट में हूं मैंने एक शर्ट ट्रांसफर करी, अब मैं वेट कर रहा हूँ। पहला मैंने 4 मिनट वेट करा, मतलब मेरा आइडल टाइम कितना? 3 मिनट्स। 3 मिनट वेट करा, फिर मेरे पास शर्ट आई, उसे मैंने पैकेज किया, 4 मिनट लगाए, फिर डाल दिया, फिर मेरे को 3 मिनट वेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि अब तक शर्ट मेरे को आगे डिपार्टमेंट से नहीं मिली। तो ऐसे 7 मिनट्स तो मिनिमम टाइम है जो लगेगा ही लगेगा। और ये मिनिमम टाइम क्या होता है? जो लॉन्गेस्ट टास्क टाइम होता है, क्योंकि इसमें असम्पशन ले रहे होते हैं कि मान लो अगर हर एक टास्क अलग अलग बंदे को भी दे दिया जाए, तब भी मिनिमम टाइम कितना लगेगा। ठीक है, समझ आ गया। और मैक्सिमम टाइम क्या हो जाएगा? मान लो मैक्सिमम टाइम का मतलब क्या हो गया? मान लो सारे के सारे टास्क मैंने एक ही वर्क स्टेशन में दे दिए, एक ही बंदा है, मान लो अभी मैं एक ही से एग्जांपल एक ही बंदे को दे दिए, तो पहले वो 2 मिनट्स यहाँ लगाएगा, अब वो अगले डिपार्टमेंट में देगा। 2 मिनट्स में वो कटिंग करने के बाद वो कटिंग करेगा, कटिंग में 5 मिनट्स लगाएगा, 5 मिनट्स के बाद स्टिचिंग करेगा, स्टिचिंग के बाद आयरनिंग करेगा, आयरनिंग के बाद पैकेजिंग करके उस वर्क स्टेशन से बाहर निकालेगा। तो टोटल प्रोडक्शन लाइन से कितना बाहर हो जाएगा? 2 + 5 + 7 + 3 + 4 मिनट्स, तो ये आ गया 21 मिनट्स। तो मैक्सिमम साइकिल टाइम क्या हो गया? 21 मिनट्स। ध्यान से सुनना, मिनिमम साइकिल टाइम और मैक्सिमम साइकिल टाइम। मिनिमम साइकिल टाइम, ध्यान से सोचो कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा शर्ट बनाने में। मैंने पांचों के पांचों टास्क अलग अलग बंदों को दे दिए, अलग अलग वर्क स्टेशन बना दिए, तो जो मैक्सिमम वर्क स्टेशन वाला टाइम होगा, जैसे स्टिचिंग वाला 7 मिनट्स वाला है, उतना तो मिनिमम टाइम लगेगा ही लगेगा, जो मर्जी कर लो। ऑब्वियस है ना। देखो पैटर्न मेकिंग वाला चाहे हर एक 2 मिनट बाद शर्ट दे रहा हूँ, कटिंग वाला हर एक 5 मिनट बाद शर्ट दे रहा हूँ, लेकिन पैकेजिंग स्टिचिंग वाला तो 7 मिनट्स ले ही लिया है, वो हर एक बात 7 मिनट्स बाद देगा, तो हर एक 7 मिनट्स बाद एक शर्ट बन के आ जाएगी। दैट इज द मिनिमम साइकिल टाइम। मैक्सिमम क्या है? मान लो मैंने एक ही वर्क स्टेशन बनाया, उसी को सारे काम करने हैं, तो पहले पैटर्न करेगा, कटिंग करेगा, स्टिचिंग करेगा, आयरनिंग करेगा, पैकेजिंग करेगा, फिर नई शर्ट उठाएगा, पैटर्न करेगा, कटिंग करेगा, स्टिचिंग करेगा, आयरनिंग करेगा, पैकेजिंग करेगा, तो वो टोटल टाइम कितना लेगा? 21 मिनट्स। समझ आ गया मिनिमम साइकिल टाइम और मैक्सिमम साइकिल टाइम क्या होता है? देखो मिनिमम साइकिल टाइम और मैक्सिमम साइकिल टाइम जानना जरूरी क्यों है? साइकिल टाइम तो समझ आ गई, एक शर्ट कितने मिनट्स में बन रही है प्रोडक्शन लाइन में। क्यों जानना जरूरी है? जब हम नंबर ऑफ वर्क स्टेशन डिफाइंड करेंगे, क्यों हमने स्टडी करा, हमें डिफाइन करना है कि कितने वर्क स्टेशन चाहिए, तो हमारे को एक पता चल गया कि जो हमारा साइकिल टाइम होगा वो 7 से 21 मिनट्स के बीच में होगा, डिपेंडिंग अपॉन हम कितने वर्क स्टेशन लगा रहे हैं। अगर मैंने 5 के 5 अलग वर्क स्टेशन लगाए तब 7 मिनट्स लगेंगे, अगर मैं एक वर्क स्टेशन लगाया तो हमारा 21 मिनट्स लगेंगे। लेट सपोज अगर हम 4 लगाते हैं तो शायद 7 से वो टाइम बढ़ जाए, 4 वर्क स्टेशन लगाते हैं या कम टाइम करते हैं, तो मतलब कुछ भी जो टाइम एलोकेट होगा, साइकिल टाइम किसके बीच का होगा? हमेशा 7 to 21 मिनट्स के। 7 मिनट से कम हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते शर्ट। ठीक है, समझ आ गया? एक एग्जांपल लेके दिखा दूं बीच वाला भी। देखो फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, एक वर्क स्टेशन इनका बनाया, एक वर्क स्टेशन इनका बनाया, एक वर्क स्टेशन इनका बनाया, 3 वर्क स्टेशन बनाए, अलग से वर्क स्टेशन है, तो ये कितना टाइम ले रहे हैं? 7 मिनट्स। ये कितना टाइम ले रहे हैं? 10 मिनट्स। ये कितना टाइम ले रहे हैं? 4 मिनट्स। तो अब जो शर्ट प्रोड्यूस होगी वो कितने टाइम में होगी? एक 10 मिनट्स में। तुम ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते जिसमें 7 से कम हो, ठीक? क्योंकि वो कब आया? जब हमने पांचों टास्क अलग अलग एलोकेट कर दिए थे। समझ आ गया?
अगर हम ये भी करें, इनको कंबाइन करा, जो पुराने वाला था इसको करा और इसको करा, तब भी 7 मिनट्स मिनिमम आएगा। 7 मिनट से मिनिमम हम कभी ले नहीं सकते, और जो मैक्सिमम आएगा वो 21 मिनट्स आएगा। कोई भी क्लबिंग करके देख लो, ठीक है, कोई भी क्लबिंग करके देख लो। मान लो मैंने 3 टास्क एक साथ क्लब कर दिए, एक वर्क स्टेशन में डाल दिए और ये 2 एक में डाल दिए, तो ये कितना हो जाएगा? 7 + 3 10 12, 12 + 2 14, और ये कितना हो जाएगा? 7। तो टोटल मैक्सिमम टाइम कितना, मतलब जो टाइम लगेगा साइकिल टाइम, वो कितना आ जाएगा? 14 मिनट्स का आ जाएगा। क्यों 14 मिनट्स का आ जाएगा? 14 मिनट्स बाद वर्क स्टेशन 2 में डिफाइन होगा, मतलब 14 मिनट्स के बाद वर्क यहाँ पे जाएगा, और वो 7 मिनट्स आइडल बैठेंगे, 7 मिनट्स में वर्क करेंगे, फिर 14 मिनट्स में शट देंगे। ठीक है, तो जो हमारा टाइम रहेगा साइकिल टाइम, वो किसके बीच में रहेगा? हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, चाहे जितने मर्जी वर्क स्टेशन डिफाइन कर लो। समझ आ गया? चलें आगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि अब कैसे डिटरमाइन किया जाए साइकिल टाइम को, कि भाई हमने अभी मिनिमम डिफाइन करा और मैक्सिमम डिफाइन करा, तो ऑप्टिमम कैसे डिफाइन किया जाए कि हमें कितने टाइम में काम करना है। उसको लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सिंपल सा है, अवेलेबल टाइम पर पीरियड अपॉन में आउटपुट यूनिट रिक्वायर्ड पर पीरियड। मान लो एक डे की बात कर रहा हूँ, पीरियड में डे लेके चल रहा हूँ, तो अवेलेबल टाइम पर डे अपॉन में आउटपुट रिक्वायर्ड पर डे। एक दिन में हमारे पास टोटल कितना टाइम है, डिवाइडेड बाय में कितने यूनिट्स रिक्वायर हैं, या मैं बोलूं कितने यूनिट्स की डिमांड है उस एक दिन में। एक दिन का एग्जांपल लेके चल रहा हूं। फॉर एग्जांपल हमारी जो प्रोडक्शन लाइन है वो 8 आवर्स वर्क करती है, मतलब जो प्रोडक्शन लाइन है वो मेरी 8 आवर्स वर्क करती है। अगर मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर लूं तो इंटू 60 हो गया, 8 6 480 मिनट्स। तो मेरे पास पूरे दिन में टाइम कितना है? 480 मिनट्स। तो पूरे दिन में टाइम कितना है? 480 मिनट्स। ठीक है, साइकिल टाइम निकालना है। अब मैं देखूंगा मेरे को एक डे में कितनी शर्ट्स चाहिए, दैट इज आउटपुट रिक्वायर्ड पर डे। ये कैसे डिटरमाइन होगा कि मेरी कितनी डिमांड है आगे। मान लो मैंने ढूंढा, मेरी डिमांड आ रही है 60 यूनिट्स पर डे, 60 यूनिट्स पर डे, तो मैं डिवाइड कर दूंगा इससे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 8 मिनट्स। मतलब मेरे को हर एक 8 मिनट में एक शर्ट मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी, तभी मैं अपनी डिमांड को फुलफिल कर पाऊंगा। राइट और रॉन्ग? समझ आया साइकिल टाइम कैसे निकालना? अवेलेबल टाइम अपॉन में आउटपुट यूनिट्स रिक्वायर। टोटल टाइम कितना है मेरे पूरे दिन में? 480 मिनट्स। ध्यान से सुनना, टोटल टाइम 480 मिनट्स। मेरे को शर्ट्स मैन्युफैक्चर करनी है 60, तो मेरे को 8 मिनट्स में एक शर्ट मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी। और मैं देख लो हमारा मिनिमम टाइम था 7 और मैक्सिमम था 21 मिनट्स, तो मेरे को उसके अकॉर्डिंग वर्क स्टेशन डिफाइन करने हैं कि 8 मिनट के अंदर तो प्रोड्यूस होनी चाहिए। 8 मिनट से कम हुआ तो अच्छी बात, ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि अगर 8 मिनट से ज़्यादा मैंने टाइम लिया शर्ट मैन्युफैक्चर करने में, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी? मैं अपनी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, समझ आ गया साइकिल टाइम कैसे निकालें। अब क्वेश्चन आता है कि साइकिल टाइम तो आ गई, सर ये कैसे डिफाइन करें कि कितने वर्क स्टेशन चाहिए? तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या? सम ऑफ ऑल दी टास्क, सम ऑफ टास्क टाइम अपॉन में साइकिल टाइम। जैसे हमारा टास्क टाइम क्या था? 2 मिनट्स + 5 मिनट्स + 7 मिनट्स + 3 मिनट्स + 4 मिनट्स। तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 5 + 7 + 3 + 4, तो ये आ गया 21। तो टोटल टास्क टाइम कितना है? 21। और साइकिल टाइम क्या निकाला हमने? साइकिल टाइम निकाला था 8। तो अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.62, मतलब इतने वर्क स्टेशन हमें रखने पड़ेंगे, इतने वर्क स्टेशन रखने पड़ेंगे। और अब लॉजिकली बात करेंगे हम, देखो सर पॉइंट्स में तो वर्क स्टेशन नहीं रख सकते हम। मान लो कोई डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर रहा हूँ या वर्क स्टेशन बना रहा हूँ अलग अलग, तो पॉइंट में थोड़ा वर्क स्टेशन बनेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट हाईएस्ट होगा तो इसे राउंड अप कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3। तो 3 वर्क स्टेशन हमें रखने पड़ेंगे, तब भी हमारा जो आउटपुट है आइडल टाइम मिनिमम होगा। और वही हमने करा था ना लॉजिकली कि भाई एक वर्क स्टेशन ये, एक स्टेशन ये, एक स्टेशन, 3 ही बनाए थे, याद हो तो। समझ आ गया कैसे वर्क स्टेशन डिफाइन करते हैं? सम ऑफ टास्क टाइम अपॉन में साइकिल टाइम। ठीक है, सबसे पहले हमने साइकिल टाइम निकाला। साइकिल टाइम क्या है कि कितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है एक शर्ट बनाने के लिए, उसके बेसिस पे हमने डिफाइन करा कि कितने वर्क स्टेशन हमें चाहिए। ठीक है, आगे चलने से पहले इसका एक प्रैक्टिस करने से पहले, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले एक कंसेप्ट और देखो। नेक्स्ट क्या है? प्रीसीडेंस डायग्राम। प्रीसीडेंस डायग्राम क्या होता है? प्रीसीडेंस डायग्राम होता है
कि ये हमें हेल्प करता है एनालिसिस करने में कि कौन सा काम पहले हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अभी हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी थी। प्रॉब्लम क्या थी कि भाई अगर हमारे 3 टास्क थे उधर, स्क्रबिंग, राइजिंग और एक और था जो भी था ड्राइंग, तो ए टास्क को मैं मतलब सी वाले टास्क को मैं ए से पहले नहीं कर सकता। लेकिन मान लो अगर मैं कार मैन्युफैक्चर करने में जा रहा हूं, अगर मैं कार मैन्युफैक्चर करने जा रहा हूं तो मैं उसके लेट सपोज जो उसकी सीट्स हैं उसको अलग से मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर सकता हूं, उसके टायर्स को अलग से मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर सकता हूं। जरूरी तो नहीं है कि भाई पहले टायर बने फिर सीट्स बनेंगी, राइट और रॉन्ग। मान लो अगर मैंने ये लिया, पहले टायर्स भी बन सकते हैं साथ साथ सीट्स भी बन सकती हैं, बाद में दोनों को क्लब कर दिया। या मान लो मैं साइकिल बना रहा हूं, साइकिल के मैंने टायर्स बना लिए और सीट्स बना ली। ये तो जरूरी नहीं है कि भाई मेरे को सीट्स साइकिल के टायर के बाद ही बनानी है, राइट और रॉन्ग, समझ आया। तो कुछ टास्क ऐसे होते हैं कि जिनको पहले से ऑलरेडी रिक्वायरमेंट होती है सीक्वेंस की कि भाई ये वाला टास्क उससे पहले होना चाहिए, और कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिनको हम पहले से स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसको एनालिसिस करने के लिए या फिर मतलब एक जगह नोट करने के लिए हमारे पास बनते हैं प्रीसीडेंस डायग्राम, मतलब प्रेजेंट करने का तरीका है एक तरह से टास्क को। तो इसको कैसे पढ़ा कैसे पढ़ा जाता है कि जो हमारा टास्क बी है उससे पहले ए टास्क का होना बहुत जरूरी है, जो हमारा टास्क ई है उससे पहले बी टास्क का होना बहुत जरूरी है। सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूं तो जो टास्क जी है उससे पहले टास्क एफ का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, जो टास्क एफ है ना, जो टास्क एफ है उससे पहले ई का होना और डी का होना बहुत जरूरी है, दोनों का होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल टास्क एफ है असेंबल करना, तो उधर मेरे को सीट्स भी चाहिए और टायर भी चाहिए, मैं उसके बिना असेंबलिंग नहीं स्टार्ट कर सकता। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स सा प्रेसिडेंस डायग्राम दिखाऊं। एक कॉम्प्लेक्स सा देखो, देखो जैसे बी वाले को टास्क को स्टार्ट करने से पहले हमें ए कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। ए कंप्लीट होने के बाद हम बी भी कर सकते हैं और ई भी कर सकते हैं, मतलब हमारी मर्जी है, दोनों काम स्टार्ट हो सकते हैं। ऐसे ही सी को स्टार्ट करने से पहले बी का काम का होना बहुत जरूरी है, या बोलूं एफ का काम स्टार्ट होने से पहले सी का होना और डी का होना दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो प्रेसिडेंस डायग्राम में दिखाता है कि भाई कौन से टास्क को किससे पहले या किसके बाद होना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को एच टास्क करना है तो उससे पहले मेरे को ई टास्क कंप्लीट चाहिए, ठीक है। अगर मेरे को आई टास्क करना है तो उससे पहले मेरे को जी और एच टास्क कंप्लीट चाहिए। तो ये चीज हमें दिखाता है प्रेसिडेंस डायग्राम, समझ आ गया। और ये जो ऊपर ये अमाउंट दे रखी है, ये टाइम मैंने मेंशन करा हुआ है कि हर एक टास्क को कितना टाइम लग रहा है, ताकि अच्छे से एनालिसिस कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, उससे आपको प्रॉपर क्लैरिटी आ जाएगी कैसे वर्क बैलेंसिंग करनी है, बहुत सिंपल सा, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।